गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज की सुबह का आगाज़ भी बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप देख लेते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, तो वो तकलीफ़ आपके अंदर हमेशा मौजूद रहती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपको उस चीज़ के एहसास की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर वो एहसास ज़िंदा है, या आप अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, दूसरों की इज़्ज़त नफ्स की बात करते हैं कि वो बरकरार रहनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी नज़र आती हैं सोशल मीडिया पर। क्योंकि हम सब लोग बहुत ज़्यादा सरगर्म रहते हैं, टीवी बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन टच होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पेपर्स में पढ़ रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें पिक्टोरियल होती हैं जो हमें तस्वीरों की शक्ल में नज़र आती हैं। मगर कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने से गुजरती हैं, कुछ ऐसे रवैये या कुछ ऐसे वाक़यात हमारे सामने से गुजरते हैं जिसमें हमें अंदाज़ा होता है कि हम कोई भी अच्छा काम करते हुए, अपनी उस नेकी को करते हुए दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं करते, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मजरूह कर देते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें बहुत वक्तों में हमें नज़र आती हैं, मगर हालिया जो अर्थक्वेक आया, ज़लज़ला आया, उसमें जो इमदादी सामान की तरसील की जा रही थी, कहते हैं कि आपके अगर नेकी करते हैं, एक हाथ से देते हैं, तो आपके दूसरे हाथ को उसकी ख़बर नहीं होनी चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं होता। कुछ पिक्चर्स मैंने भी देखी हैं, आप सब लोगों ने देखी होंगी, पेपर्स पे देखी हैं, सोशल मीडिया पे देखी होंगी, या फिर आपने टीवी में भी देखा होगा, बहुत सारी पिक्चर्स चल रही होती हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, लोग ज़लज़ले में अगर किसी की मदद कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात भी हमें नज़र आई कि एक ज़रा सी चिंटी बराबर चीज़ भी अगर आप दे रहे हैं, तो आप पिक्चर्स, फ़ोटो सेशंस कराते हैं, आप फ़ोटोज़ लेते हैं और उसको फिर अपलोड कर दिया जाता है कि देखिए भी हमने कितना अच्छा, कितना अजीम काम किया। एक तो अल्लाह की नज़र में वो नेकी आपकी ज़ाया हो जाती है, मगर आप उन लोगों के चेहरे देखें जो मुश्किलात और मुसीबतों के बाद वो चीज़ें आपसे वसूल कर रहे होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, मगर उनके चेहरे पर जो एक खिफ़त सी हमें नज़र आती है, उसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो कोशिश करें, अगर नेकी करते हैं तो उसको अपने और अल्लाह के दरमियान रखें, ना कि उसे अपने और अवाम के दरमियान रखें, ना कि उससे पिक्चर्स अपलोड करने के बाद हम लाइक्स की हद तक रखें, कमेंट्स की हद तक रखें कि भी हमें बड़े ढेर सारे कमेंट्स आएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्या अच्छा अजीम काम किया, या हमारी उस पिक्चर पे बहुत ज़्यादा लाइक आ जाएंगे कि जी वाओ, हमने देखिए अल्लाह का, खुदा का हमें खौफ है, हम कितना अजीम काम कर रहे हैं। तो कोशिश करें, नेकी अगर करते हैं तो दूसरे की इज़्ज़त नफ्स आपकी मजरूह नहीं होनी चाहिए। उनके चेहरों को देखा करें, उनकी परेशानी का अंदाज़ा आपको हो जाएगा, तो आप लोग अवॉइड करेंगे। चलिए, इस अच्छी बात के साथ की उम्मीद है कि आप लोग जितने भी जो लोग इस तरह की नेकी करके उसको अल्लाह के सामने ज़ाया कर देते हैं, आवाम के दिलों में ज़ाया कर देते हैं, उम्मीद है कि वो नहीं करेंगे। अभी मैं मौसम की तरफ बढ़ रही हूँ, मौसम के हवाले से शेयर कर लेते हैं कि मौसम कितना अच्छा है। और वाकई आज सुबह सवेरे जब मैं उठ के ऑफिस के लिए आ रही थी तो अंदाज़ा हो रहा था कि शायद अब सर्दियों की सुबह का आगाज़ हो गया है, तो अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं सर्दी आपको महसूस हो रही होती है। अच्छा मौसम है, और क्योंकि बारिश भी, कल लाहौर शहर में बारिश भी, बड़ा ज़बरदस्त मौसम रहा। कराची में हमने देखा कि मैच इससे मुतासर हो गया, मगर कराची में जो बारिश बरसी उसके बाद ज़्यादा हमें नज़र आया कि लोग वाकई परेशान भी हुए। तो अभी जो मौसम ओवरऑल है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपको बता देते हैं कि लाहौर में जो कम से कम दर्जा हरारत आज मतलब ऑल ओवर रहेगा वो 23 होगा, मगर जो मैक्सिमम है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। और आज मौसम जो है वो अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा। और इस्लामाबाद के तो मौसम की मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ। अगर लाहौर में अच्छा है तो सोचो इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन होगी। इस्लामाबाद में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो तो 22 रहेगा, और मैक्सिमम 27 यानी कि 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम बेहतरीन रहेगा। कराची का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सब जानते हैं कि कल कराची की बारिश की वजह से लोग भी मुतासिर हुए और मैच भी मुतासिर हुआ, शायकीन क्रिकेट भी मुतासिर हुए। आज भी बारिश के प्रेडिक्शंस हैं, मगर कम से कम दर्जा हरारत तो 28 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। माशाल्लाह से आज पेशावर का मौसम भी बेहतरीन रहेगा, दिन भर खुशगवार रहेगा, क्योंकि पेशावर के अंदर कम से कम दर्जा हरारत तो 23 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और ये कैसे मुमकिन है कि कोयटा की डिग्रीज पीछे जाएं, दर्जा हरारत में पीछे जाए और मौसम अच्छा ना हो। कोयटा में भी मौसम आज अच्छा रहेगा, क्योंकि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।
अभी मौसम मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, मगर इसके साथ साथ उन दिलों के मौसम की भी बात होनी चाहिए जो कुछ नया करते हैं, कुछ अमेजिंग करते हैं, तो उनके दिल का मौसम भी अच्छा होता है। और जिनके मूड ख़राब होते हैं, अगर वो इन वीडियोस को देख लें तो उनका मूड भी बेहतरीन हो जाता है। तो अच्छा मौसम के साथ साथ मूड भी आपका अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए सुबह सवेरे पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने लाई जाए। अभी जो मैं फर्स्ट आपके साथ सोशल मीडिया की इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, और यकीनन ये आप लोगों के मूड को और भी ज़्यादा अच्छा कर देगी, बेहतरीन कर देगी। मौसीकी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारी यही होती है कि जी जब हम परेशान हो या खुशी का इज़हार करना हो तो हम हमेशा कोशिश करते हैं, प्रेफर करते हैं म्यूज़िक को, क्योंकि मौसीकी वाकई रूह की ग़ज़ा होती है। मगर कुछ करने की लगन और अगर शौक़ की बात की जाए, उसकी जुस्तजू की बात की जाए, तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। बड़े लोगों की हम बात करते हैं डांस की, मगर मैं एक ऐसी ही एक छोटे से बच्चे की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बेहतरीन खूबसूरती के साथ, बड़ी महारत के साथ तबला बजा रहा है कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। पहले मैं आपको वो सुना देती हूँ, आप लोग देखें, उसको एंजॉय करें, फिर उसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। अब सोचे ज़रा, इतना प्यारा क्यूट सा बच्चा हो, छोटे छोटे से उसके प्यारे से हाथ हो और बड़ा सारा तबला बजाया जा रहा हो और साथ में अपनी ही ज़ुबान में कुछ गुनगुनाने की वो कोशिश कर रहा है, तो सोचा कितना मज़ेदार लग रहा होगा। और ये वाकई ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया। शौक़ की बात होती है भाई, शौक़ किसी भी उम्र में हो सकता है, आपको कुछ भी देख के हो सकता है, तो आप उसको इन्जॉय भी कर सकते हैं। ये वीडियो तो आपने इन्जॉय कर ली, मगर इसके साथ साथ मेरे पास जो सेकेंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तरक्की के हवाले से है, वो इंसान के दिमाग के हवाले से है कि इंसान का दिमाग जो है किस कदर तेज़ी से काम करता है। मगर कुछ लोग तो इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि उनका दिमाग जिस तरह से काम कर रहा होता है, सामने वाला परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या सिचुएशन है, अकल आपकी दंग रह जाती है। ये सेकंड जो है स्टोरी में आपसे शेयर करने वाली हूँ, ज़रा इसको भी आप देखिए। ये अभी देखें आप, ये शख्स है, ये पाइप पे लेटा हुआ है और ये देखें, एक अकेला शख्स है और जब वो काम कर रहा है, वो किस तरह से मुख्तलिफ ऐसे प्रोफेशंस में हमें लोग नज़र आ रहे होते हैं जो वाकई अपने काम पे इतनी महारत रख रहे होते हैं, या उनको पता होता है कि हम इतना प्रैक्टिकल हम कर चुके हुए हैं। अब ये देखिए, ये सेकंड आप देखें, ये थर्ड, और अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको अपने काम में महारत होनी चाहिए और महारत के लिए आपके पास बेहतरीन किस्म का ज़हीन दिमाग होना चाहिए। और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप इंजॉय तो करते हैं, मगर आपको समझ भी आती है कि आपको बहुत सारे मसाइल का हल कैसे निकालना है। और अभी ये देखिए, ये अब ये, अब वैसे हमारी एज में तो हमें पता ही नहीं होता था कि भाई करना क्या है, मगर आज के बच्चे देखें कितने तेज़ हो गए। छोटा सा बच्चा है, खाने के लिए देखें ज़रा क्या हरकतें कर रहा है। और ये हम ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे ख्वारी काट रहे होते हैं। अगर सामान की तरसील करनी है तो क्रेन की बजाय ये तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप ये देखें, अब हम लोग जब शीशा ये कर रहे होते हैं तो हमारी हरकतें होती हैं कि हम उल्टा सीधा काम कर रहे होते हैं, उल्टे सीधे तरीके से इसको कर रहे होते हैं और बहुत सारे टूल्स लेके इसका हल निकाल रहे होते हैं। अब ज़रा आप इसको देखें, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग इंजॉय कर सकते हैं और आपको मज़ा भी आता है। और वाकई इतना शार्प आपका दिमाग होना चाहिए कि आपको पता हो कि भाई हमने अगर कुछ करना है तो उसको करने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। और अगर आपका दिमाग कुछ सोच लेता है तो उसका प्रैक्टिकल करते हुए आपको कितना मज़ा आ रहा होगा। चलिए, ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं, उम्मीद है कि मौसम के साथ साथ इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ ने भी आपका मूड बड़ा खुशगवार किया होगा। इस मेरे पाकिस्तान के लिए जो स्टैंड लिया हुआ है आजकल, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, पूरी कौम तो उनके साथ खड़ी है, मगर इसके साथ साथ खान साहब जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से, और ख़ास तौर पे कश्मीर का मौक़िफ़ जिस तरह से दुनिया के सामने लेके आए, नो डाउट वो काबिल तहसीन है, एप्रिसिएशन के काबिल है। बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर उन्होंने खिताब किया जिसने बेनकाब किया फॉशिस्ट मोदी को, RSS को, और इसके साथ साथ जो भारतीय अफवाज, दहशतगर्द भारतीय अफवाज है, उन्होंने कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म सितम ढा रखे हैं,
उनसे मुतालिक बड़े ही डिटेल के साथ उन्होंने कोशिश की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर जो खिताब करें तो उसके अंदर आलमी जो दुनिया है वहाँ पर जितने भी ममालिक थे या जहाँ जहाँ वो स्पीच देखी गई तो उन लोगों की आंखें खोलने की कोशिश की है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के भी 4 अहम नुकात उनसे मुताल्लिक़ बात करेंगे। और इस वक्त ये माहिर आलमी अमूर हैं और साबिक़ सिफारतकार शाहिद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर का मौक़िफ़ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच के हवाले से उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद अमीन साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकालने का। शाहिद अमीन साहब, बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, मगर जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की स्पीच थी। जो स्पीच उनकी तरफ से कल दी गई है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इस तकरीर का बहुत इंतज़ार था और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मौसर तकरीर की है कल, और जितने भी हक़ाइक़ हैं उनको बड़ी बेबाकी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सामने लाए हैं। इंडिया को उन्होंने फुली एक्सपोज किया है, जो हिंदुस्तान के कश्मीरियों पे मज़ालिम हैं, जो उन्होंने वहाँ पे एक किस्म की दहशत अंगेज़ी की हुई है, उस सब को उन्होंने बेनकाब किया है। मैं समझता हूँ कि इस तकरीर से दुनिया को अंदाज़ा हुआ है कि कश्मीर के मसले की क्या संगीन अहमियत है और कैसे 2 मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर ताकत है वो जंग की तरफ जा सकते हैं, जो न सिर्फ इस इलाके के लिए ख़तरा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। इस तकरीर को बड़ी मेरे ख्याल में प्लानिंग के साथ उन्होंने किया था। हमारा मसला ये है कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है बाय एंड लार्ज दुनिया उससे एक लिहाज से चश्मपोशी कर रही है। उसकी वजह यही है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, बहुत सारे ममालिक के वहाँ पे इक़्तिसादी इंटरेस्ट हैं, लेकिन इमरान खान ने अपनी तकरीर में ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि अगर कश्मीर के हालात में कोई तब्दीली नहीं आती, अगर दुनिया इस वक्त इसमें दिलचस्पी नहीं लेती तो ये मामला बहुत बिगड़ जाएगा और दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने ये सिपरेट किया कि इंडिया की पूरी कोशिश है कि कश्मीर में जो कुछ मज़ाहमत हो रही है, जंग आज़ादी हो रही है, उसको इस्लामी इंतहा पसंदी से लिंक किया जाए। तो उन्होंने उनकी तकरीर का एक हिस्सा यही था कि इस्लामी इंतहा पसंदी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो असल चीज़ ये है कि जब लोगों पे जुल्म होता है तो वो बाज़-औक़ात डेस्परेशन में हथियार भी उठाते हैं, इसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ दोनों तरीके से इमरान खान ने हिंदुस्तान के जो भी आर्गूमेंट हैं कश्मीर के सिलसिले में उनकी नफ़ी कर दी है। सही। शाहिद अमीन साहब, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई। इस्लामफोबिया के हवाले से बड़ी डिटेल में उन्होंने गुफ्तगू की और दुनिया की आंखें खोलने की कोशिश की कश्मीर के हवाले से भी, मगर जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, जो स्पीच उन्होंने की है, इसके अलावा हमने देखा कि एलिस वेल्स हैं, उन्होंने भी मुतालबा किया है, बरतानिया के अपोजिशन लीडर हों उनकी तरफ से भी मुतालबा किया गया है, महातीर मोहम्मद साहब की तरफ से भी मुतालबा किया गया कि जो करारदादें पास हुई हैं अक़वाम मुत्तहिदा की उनके मुताबिक ही मसला कश्मीर का हल निकाला जाए। करारदादें तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पास हुई थी, मगर ये खित्ता फिर भी ज़ेर तसल्लुत रहा है, तो करारदादों के ज़रिए इसका हल मुमकिन है? देखिए, अगर अक़वाम मुत्तहिदा कुछ करना चाहती है, मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल जो उसका सबसे फ़ाल इदारा है, उसके पास ये अख्तियार है कि ऐसे रेजोल्यूशन पास करे विच आर बाइंडिंग। देखिए, UN चार्टर में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी काउंसिल अगर कोई रेजोल्यूशन पास करती है तो वो बाइंडिंग नेचर का है। तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मसले को दोबारा उठाया जाता है और कोई इस बारे में वाज़ेह कदम उठाना चाहती है तो यकीनन इंडिया भी उसका पाबंद हो जाएगा, लेकिन वो स्टेज अभी आया नहीं है। असल में इमरान खान ने कल ये अपनी तकरीर में वजाहत के साथ ये बयान किया कि जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त के बाद कदम उठाए हैं, 55 दिन हो गए वहाँ के लोग गए जेल खाने में हैं, हर किस्म की उनको आसाइश से वो दूर हो गए, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, मरीजों को अस्पताल में जाने का मौका नहीं मिला। ये मजालिम जो हैं दुनिया की तारीख में मेरे ख्याल में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अगर मिसाल के तौर पर यह चीज़ यूरोप में होती कि इतने अरसे तक इतनी बड़ी आबादी को जेल में महसूर रखा जाए तो वो यकीनन यूरोप में उसकी कोई रिएक्शन होता। तो गोया कि हमें अब इस बात की शिकायत है कि दुनिया को जो कश्मीर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी है, और उसमें सारी वो सियासी मसलहतें और इक़्तिसादी मसलहतें आती हैं। लेकिन इमरान खान की तकरीर के बाद मेरे ख्याल में एक मैसेज दुनिया को चला गया है कि ये कश्मीर का मसला ऐसा नहीं है जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, बल्कि आगे जाके ये बड़ा ख़तरनाक एक सूरत इख्तियार कर सकता है। सही। शाहिद अमीन साहब, मैसेज तो बड़े अच्छे तरीके से कन्वे कर दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डेफिनेटली, मगर अक़वाम मुत्तहिदा अगर प्रेशराइज करता है, क्या इसके बाद भारत के ऊपर दबाव बढ़ेगा या फिर मफादात की ही बात की जाएगी कि जी इक़्तिसादी मफादात जुड़े हुए हैं बहुत सारे ममालिक के?
जी, जैसे मैंने अर्ज किया कि सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन तो बाइंडिंग होते हैं, लेकिन आपको याद है कि पिछले दिनों सिक्योरिटी काउंसिल में मसला उठा था, लेकिन वो कोई नतीजा खेज बात तक नहीं गया, क्योंकि एक तो उन्होंने उसको एक बिहाइंड द डोर एक किस्म का इनफॉर्मल सा जलसा कर दिया। उसके बाद उन्होंने ना कोई रेजोल्यूशन पास किया, ना कोई स्टेटमेंट इशू किया। लेकिन जो आमतौर पर जब कभी दुनिया में कोई खतरनाक सिचुएशन डेवलप होती है, सिक्योरिटी काउंसिल का मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि दुनिया के अमन और सलामती को अगर कोई खतरा होगा तो सिक्योरिटी काउंसिल उस सिलसिले में कोई कार्रवाई करेगी। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जब वहाँ पे कर्फ्यू की कुछ रिलैक्सेशन होगी तो अवाम बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे निकलेंगे और इंडियन जो फौज वहाँ पे 9 लाख के करीब है उसके साथ तसादुम होने का बहुत खतरा है और उसमें खूनरेजी का बहुत खतरा है। अगर वो ऐसा स्टेज आता है जिसको बिल्कुल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके आने के बहुत इम्कानात हैं, तब मेरे ख्याल में सिक्योरिटी काउंसिल इस सिलसिले में मुतहर्रिक होगी। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकतें हैं। बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के लिए ये काबिल कबूल नहीं है कि इन दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान कोई क्लैश हो। तो इस लिहाज से दुनिया को कश्मीर के मसले का नोटिस लेना पड़ेगा। सही। शाहिद अमीन साहब, अब ज़रूरत इस समर की भी है कि बैरूनी महाज पर अगर ये लोग डट चुके हैं तो अंदरूनी तौर पे भी इनको मजबूत होना होगा, और अंदरूनी तौर पे तब भी मजबूत हुआ जा सकता है एक हुकूमत के लिए किसी भी मसले के ऊपर जब आपके साथ अवाम खड़ी होती है, पूरी कौम खड़ी होती है और इसके साथ साथ आपकी अपोजिशन खड़ी होती है। ये जो हमारी अपोजिशन में है बिलावल भुट्टो साहब, ये तो फरमा रहे हैं कि कोई बासर गुफ्तगू नहीं की गई मसला कश्मीर को लेकर खान साहब ने। तो कौन से आप समझते हैं ऐसे पॉइंट्स थे जो खान साहब मुकम्मल तौर पे बेहतरीन तरीके से रेज नहीं कर सके, या यहाँ पर भी ऑपोजिशन जो है सिर्फ नंबर टांकने के लिए इस किस्म की बातें कर रही है? ये अफसोस की बात है कि कश्मीर के मसले पे तो सारे पाकिस्तानियों को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जैसा ही मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से सियासत का सिलसिला चलता रहता है। और ये जो बयान दिया है कि उन्होंने इमरान खान ने काफ़ी कुछ नहीं कहा या उनकी तकरीर में कोई कमज़ोरी थी, मैं समझता हूँ बहुत ही गलत सोच है। इमरान ने बहुत ही पुरअसर तरीके से बड़े दलाइल के साथ कश्मीर का केस अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश किया है, और मैं समझता हूँ इस वक्त ज़रूरत है कि हमारी कौम और सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ एक ही नुक्ते पे आन के मुत्तहिद हों कि कश्मीर के सिलसिले में हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत किसकी है। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान को कश्मीर के बारे में एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना है और पूरी कौम को उस मौक़िफ़ की हिमायत करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। शाहिद अमीन साहब साबिक सिफारतकार और माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। कश्मीर के मामले पर जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ज़बरदस्त किस्म की स्पीच की है, तो यकीनी तौर पे बहुत सारे, और इस हम देखा भी है कि वो स्पीच की गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से, उसके ऊपर वेला भारत के अंदर भी मचाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को वक्त ज़्यादा दिया गया है अपनी बात को कन्वे करने के लिए। तो लेकिन कुछ भी कहा जाए, माजी की हुकूमतों को सामने रखते हुए और हालिया हुकूमत को सामने रखते हुए यकीनी तौर पे पूरी कौम इस वक्त अपना सर बुलंद करके खड़ी है खान साहब के साथ कि उन्होंने अब बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान और ख़ास तौर पे मसला कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाई है। और इंशाअल्लाह ताला ये मसला कश्मीर से मुतालिक जो एक महाज है जिसके ऊपर अब मौजूदा हुकूमत डट गई है, पूरी कौम भी अपने कश्मीर बहन भाइयों के साथ खड़ी है, तो नतीजा खेज़ ये साबित होगी। हम अपने इर्द गिर्द रोज़ाना बहुत सारे ऐसी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं जो हमारे आसपास हो भी रही होती हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज भी मिल रहा होता है कि ये जहेज़ कितनी बड़ी लानत है, और इस जहेज़ की वजह से कितनी ही बेटियां अपने घरों में बैठी रह जाती हैं क्योंकि बाप वो जहेज़ या वो डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता रिश्ता लेने वालों की जो की जाती हैं। बहुत सारी बच्चियाँ शादी होकर जाती हैं तो तशद्दुद का शिकार इसलिए होती हैं कि जहेज़ या तो बहुत कम लाई होती हैं, या फिर वो उन डिमांड्स के मुताबिक जहेज़ नहीं लाई होती, या वो चीज़ें नहीं लेकर गई होती जिनकी डिमांड उनका ससुराल उनसे कर लेता है। ये वो सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए जहेज़ को बहुत बड़ी लानत करार दिया गया है, क्योंकि बच्चियाँ अपने वालिदैन के घरों में बैठी बैठी रहती हैं और उनके सरों में सफ़ेद चांदी उभर आती है, उनके काले बालों की जगह सफ़ेद बाल हो जाते हैं, क्योंकि एक मेहनत मजदूरी करने वाला बाप आज के दौर में जहेज़ उस तरह से पूरा नहीं कर सकता, नहीं दे सकता अपनी औलाद को जिस तरह से लड़के वाले डिमांड्स कर रहे होते हैं। तो जहेज़ के ऊपर आज मिर्सा स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो मौजूद हैं मेहमान,
वो जहेज़ की लानत का किस तरह से शिकार हुए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उनके लिए वबाल बन गई, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिन्होंने मजबूर किया ससुरालियों को, या मजबूर किया या सफाकियत की तरफ लेकर गए कि वो किसी की बेटी पर हाथ उठाएं, उस पर तशद्दुद करें और उसे घर से निकाल दें। मैं बहुत सारी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, मगर अभी मुझे उसी स्टोरी तक रहना है जो यहाँ पर स्टूडियो में हम इस कैमरे के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाएंगे। इसके लिए जहेज़ कितनी बड़ी लानत है, मेरे साथ बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, प्रोफेसर नौरीन फातिमा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहिबा। इस्लामाबाद स्टूडियो से माहिर नफ्सियात नुशाबा मन्नान हमारे साथ मौजूद होंगी। थैंक यू सो मच नुशाबा आपके वक्त का। और इसके साथ साथ तशद्दुद का शिकार होने वाली बच्ची रिमशा हमारे साथ मौजूद होगी। थैंक यू सो मच रिमशा। और रिमशा के वालिदैन भी इसके हमरा मौजूद हैं। इसके साथ साथ रिमशा के इस केस को जो परसू कर रहे हैं, इनके वकील हैं एडवोकेट हिराना सिकंदर साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके भी वक्त का। बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ रिमशा से बात कर लेते हैं। रिमशा, मुझे ये बताइएगा आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? और मैं देख रही हूँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैठे हुए घरों में लोग नहीं देख सकते, जिसकी वजह से रिमशा के फेस को कवर किया गया है अच्छे तरीके से। रिमशा, आपकी शादी कब हुई और अपने वालिदैन के घर आने की वजह क्या थी? मेरी शादी को तकरीबन 5 माह हो चुके हैं, तो 5 माह में एक दिन भी सुकून का नहीं मिला। तो जहेज़ तो मेरे वालिदैन का जितना दे सकते थे उन्होंने दिया है, पर बाइक वगैरह फ्रिज जो बारी चीज़ें होती हैं वो नहीं उन्होंने दी। तो इसी वजह से 5 माह में रोज़ झगड़ा होता था। कभी मार के घर इधर भेज दिया। अब्बू मेरे कहते थे कि बच्चियां अपने घर में अच्छी लगती हैं, तो वो फिर मुझे भेज देते थे। अभी उन्होंने मुतालबा किया था बाइक का, तो बाइक नहीं ले सकते थे, इसी वजह से ज़्यादा तशद्दुद का शिकार हो गई हूँ। सिर्फ एक मोटरसाइकिल किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हो गई है। अफसोस, सद अफसोस। हम लोगों के लिए शायद शर्म से डूब मरने का मकाम है कि एक बेटी की कीमत एक मोटरसाइकिल से भी कम होती है। जब रिश्ता आया था रिमशा का, लड़के वाले आए थे, तब उन्होंने ये चीज़ें मांगी थी आपसे कि बेटी के साथ ये चीज़ें आपने हमारे घर भेजनी है? नहीं, उस वेले नहीं मांगी। उस वेले नहीं थी मांगी, कुछ नहीं मांगा था। उस वक्त क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा है सानू बेटी बस चाहिए, बस बेटी चाहिए। बेटी को घर ले जाते ही तशद्दुद करना शुरू कर दिया? हाँ जी। अच्छा, आपने कहा अपनी बेटी से कि बेटियां घरों में अच्छी लगती हैं। यकीनन हर बेटी अपने घर में अच्छी लगती है अगर सुखी हो। बेटी को लातों घोंसों से मारा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, आप फिर भी बार बार बेटी को भेजते रहे। बस यह दिल चाहे बेटी बस जाए। वो तकलीफ आप देखते थे, कितनी तकलीफ में है बेटी तो रोई कहती सी मैनू मार दे कुट दे, मैं नहीं जाना। ਅਸੀਂ फिर भी इनू घल देंगे हाँ, चल अपने घर ही बच्चियां चंगियां रहेंगी। तो ये मुतालबे जो रिमशा उन्होंने आपसे करना शुरू किए, बाइक चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये चीज़ें चाहिए सारी, ये शादी के फ़ौरन बाद या कुछ अरसे के बाद उन्होंने 1-2 महीना इंतज़ार किया, उसके बाद कहना शुरू किया? फ़ौरन ही बात थी, शादी के दूसरे दिन ही ऐसा उन्होंने करना शुरू। कपड़े नहीं दिए, ये नहीं आया, हमारे कपड़े नहीं आए, मतलब कि ये पूछो ये मुतालबात करता कौन था? कौन करता था? सास भी कर दी तो मियाँ भी इंदा करता। मियाँ ज़्यादा करता था या सास कहती थी नहीं भाई, बेटे को मजबूर करती थी, मारो इसको, चीज़ें लेके आए? सास ज़्यादा मजबूर करती थी। उन्होंने तो कपड़े वगैरह का मुतालबा करते थे, चीज़ों का मुतालबा करते थे, तो फिर वो आके कहता था कि ये सब कुछ करो। अच्छा, आपने जो आपकी मेहनत मजदूरी के बाद जो आप अपनी बच्ची के लिए कर सकते थे वो आपने किया था जी। कितने पैसों में बेटी की शादी हो गई जो आपने बड़ी मेहनत से जमा किए? कितना पैसा लगा आपका रिमशा की शादी पे? कुछ 5 लाख रुपया लग गया। 5 लाख रुपया। आज के दौर में एक बाप सारी ज़िंदगी अपनी हड्डियां इसलिए गला देता है कि कुछ ना कुछ जमा कर सके। और उसमें कर्जा कितना था ये भी मेरा ख्याल है हमें अंदाज़ा होना चाहिए। हम लोगों के लिए प्रोफेसर साहब कितनी शर्म से डूब मरने के मकाम है कि हमारी बेटी की जान की कीमत, इसकी ज़िंदगी की कीमत मोटरसाइकिल के 40-50 हज़ार से भी कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरवत, आपने आज इस जो है मुआशरे की एक दुखती हुई रग पे हाथ रखा है। और मैं समझती हूँ कि शायद अगर हमारे पूरे पाकिस्तान में मीडिया चैनल्स जो हैं अपने मॉर्निंग शोज़ का हिस्सा बनाएं ऐसे तरबियती मौज़ूआत को, तो शायद इस तरह की हमारी बेटियाँ विक्टिमाइज़ ना हो।
अब जिस जहेज़ को आप कह रही थी लानत, और आप नहीं कह रही, पूरा मुआशरा कहता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कुरान और हदीस के एतबार से इसकी शरई हैसियत क्या है। जहेज़ फ़र्ज़ में आता है, वाजिब में आता है, वो सुन्नत है, वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो हमारे लिए सुन्नत है, जो कहा वो हदीस पाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जब आप रुखसत फरमाने लगे और मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को जब अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उस निकाह का इयादा फरमाने लगे जो अर्श पे हो चुका था, तो आपने हज़रत अली को बुलाया और आपने कहा, अली आपके पास क्या है? उन्होंने कहा, एक घोड़ा और एक ज़रा है। आपने फरमाया, घोड़ा जिहाद के लिए रखें, ज़रा ले आए। मस्जिद नबवी सहने पाक है और आपने ज़रा की कीमत लगाई। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 480 दिरहम के अंदर उसको ख़रीदा और उन पैसों को उनमें से आपने एक मुट्ठी भरी और सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाए कि दुल्हन के लिए इसमें से जाकर खुशबू का सामान लेकर आए। सैयदा पाक तो मुताहिरा हैं, वो तो खुद महकती हुई एक कली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन की। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जब जहेज़ का मामला होगा, जब शादी का मौका आएगा, तो वो लड़के की तरफ से होगा। बाकी पैसों में से आपने उनको हाफ़ किया और आधे सैयदना अली को दिए और कहा कि अली इससे जाके घर की मुरम्मत और तामीर करें। यानी हज़रत अली को भी ये बावर कराया जा रहा है कि अब जिस घर के अंदर घरवाली ने जाना है, यू हैव टू प्रिपेयर दैट सेल्फ। उसके बाद आपने क्या फरमाया, ये आधे पैसे जो हैं वो उम्महातुल मोमिनीन को सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा उम्मे ऐमन, उस वक़्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया मुबारका हैं वो थी, आपने उनको दिए और आपने फरमाया कि इससे जहेज़ का सामान ख़रीदें। अब ये मेरे पास एक किताब है अज़-ज़ाहरा अब्दुल हमीद कादरी साहब की, मैं इसको रेफरेंस के तौर पर ज़रूर शो करूँगी। ये कमीज़ अगर कैमरा इसको कैप्चर कर सके, ये सैयदा पाक की वो कमीज़ है कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ में दिया। यहाँ इस 141 पेज के ऊपर लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आपको गिनवा देती हूँ। जो लोग जहेज़ का मुतालबा करते हैं लड़कों की माओ से ख़ास तौर पे माजरत के साथ कि जहेज़ शरीयत के मुताबिक हदिया है, हिबा है, तोहफ़ा है, ये फ़र्ज़ नहीं है, ये वाजिब नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इसको भत्ता बना के रख दिया। लेकिन हमें प्रोफेसर साहबा, हमें तो जहेज़ चाहिए, किसी की बेटी नहीं चाहिए। हाँ, अगर चाहिए तो आप देखें, सैयदा पाक का जहेज़ एक गद्दा है, एक कंबल है, 2 मशकीज़ें हैं, एक जो है वो 2 प्याले हैं, 2 चक्कियाँ हैं, एक चमड़े का बना हुआ तकिया है जिसके अंदर घास अज़हर घास भरी गई है। अब आप मुझे बताएं, ये जहेज़ जो हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, अगर किसी को चाहिए तो ये मांग ले। अगर किसी को ज़रूरी भत्ता लेना है तो वो ये मांगे कि ये मुझे लड़की के वालिद से चाहिए, लेकिन वो पैसे भी तो खुद लेकर आए। प्रोफेसर साहिबा, हम तो सिर्फ शायद नाम के मुसलमान रह गए। जो इस्लाम कहता है, जो मुसलमान को ज़ेब देता है, हम वो भूल गए हैं। एक फैमिली यहाँ बैठी है, एक माँ बाप यहाँ बैठे हैं, जो इस कैमरा के पीछे माँ बाप हैं, जिनके घर में 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 बच्चियाँ हैं। वो उस तकलीफ़ को समझ सकते हैं, या हर वो औरत उस तकलीफ़ को समझ सकती है जो शादीशुदा है, एक बेटी की माँ है, या फिर ज़्यादा बेटियों के वालिदैन भी हैं, वो इस तकलीफ़ को समझ रहे हैं। ये तकलीफ़ शायद हमें खून के आंसू रुला रही है। नुशाबा, मैं देख रही हूँ आपका दिल भी गिरफ्ता सा है, आप भी उदास सी हैं, मगर ये हमारी क्या नफ्सियात है कि हमें एक औरत, हमें एक बच्ची की जान की कीमत अपने घर में मौजूद चीज़ों से लगानी होती है। अपना घर भरने के लिए हम किसी की बेटी लेकर आते हैं और फिर उस पर तशद्दुद भी करते हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग इतने मटीरियलिस्टिक्स हो गए हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मानी रखती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सरवत, बड़े दिल उदास होता है, दुखता है। देखें, जहेज़ जो है, ये पहली बात तो कोई इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये क्योंकि हमने पहले 12 का 100 साल रहे ग़ुलामी में अंग्रेज़ की, और फिर जो हिंदू कल्चर का इन्फ्लुएंस था, ये तिलक के नाम से उनकी एक रस्म थी जो कि हमने अडॉप्ट कर ली लेटर ऑन। जहेज़ के ऊपर तो बहुत बात और इस्लाम के ऊपर बात होती, लेकिन महर के ऊपर कोई बात आज तक नहीं होती। देखें, एक बात याद रखना है, जिसने आपका नहीं बनना ना, उसको आप अपने खून का
आखिरी कतरा भी दे देंगे तो वो आपका नहीं बनेगा। तो माशरे में इस किस्म की जो जहेज़ की एक जो सरतान की तरह जो एक लानत बनी हुई है, इसके कसूरवार आज हम लोग बैठे हुए हैं। ये आप मुझे बता दें कौन सा हम में से ऐसा इंसान है जिसके जहेज़ नहीं आया। और फिर मोहब्बतें कैश होती हैं। क्या बाप की मोहब्बत जो अपनी बेटी के लिए है, क्या उसकी कीमत लगाई जाती है? मुझे अफसोस इस बात का है सरवत, देखें आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसको क्या कहते हैं कि अपने प्लेटें, अपना बिस्तर, अपने सोफ़ा साथ लेके आना। और जहाँ मर्द की इतनी गैरत की बातें होती हैं, क्या उस वक्त उसको ये गैरत नहीं आती कि जिस बिस्तर के ऊपर वो पहली रात अपनी बीवी के, जो अपनी दुल्हन के साथ है, वो भी उसके माँ बाप ने दिया होता है? तो किधर चली गई हमारी गैरत, किधर चली गई हमारी इंटेग्रिटी? तो इसमें कसूर मैं आपको फिर बताऊं हम ख़वातीन का अपना ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिमांड जहेज़ की कर रही होती है वो सास कर रही होती है। अगर लड़का कह भी दे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो माँ और बहनें खड़ी हो जाती हैं कि नहीं हमें तो चाहिए। आप अपनी बेटी को लिस्ट दे देंगे, अच्छा चलें आप ऐसा करें, आप अपनी बेटी को जहेज़ ना दें, आप उसको जेवर की शक्ल में कुछ दे दें। मेरे ख्याल में इसके ऊपर आवाज़ उठाना, आपने माशरे को किस कदर बेहरा रवि का शिकार हो गया जिधर ये जा रहा है। शादी का कल्चर ही ख़त्म हो गया। हम तो कहते हैं कि शादी हो, शादियाँ ख़त्म इसी वजह से हो रही हैं कि लोग जहेज़ के नाम पर, और आपने सोसाइटी से एक्सेप्टेंस चाहिए हुए। हम इतने डरे हुए अपने नफ्स के लोग हैं कि हमें अपने ज़ात की सेटिस्फेक्शन के लिए, लोगों से एक्सेप्टेंस के लिए हम उसके ऊपर जहेज़ के ऊपर बात करते हैं। और देखें जो सबसे जो जिसके अंदर ये बुरी बात है, जो मैं इस बच्ची को देख रही हूँ, मेरा दिल दहल गया मेरे नज़र से। तो वो इस बच्ची की एक वीडियो भी गुजरी, आप यकीन करें कि मैं रात बहुत ज़्यादा बेचैनी में गुजारी। और वो जो तकलीफ़ है तशद्दुद, और फिर जो वालिद अभी बैठे हुए साथ, मुझे बिल्कुल भाई आपसे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कि कौन सी बेटियों ने बसना है ऐसे? अगर आपकी बेटी के ऊपर कोई तशद्दुद हो रहा है या किसी ने डिमांड की है, तो क्या उसको बसाने के लिए मोटरसाइकिल चाहिए? और फिर जिसने आपकी बच्ची के ऊपर हाथ उठाया, आप क्या वापस उसके पास? देखें आप इस चीज को शाबा, एक बाप तो मजबूर हो जाता है, एक बाप मजबूर होता है, वो अपनी बेटी को घर नहीं बिठाना चाहता। देखें यही देखें सरवत, इधर हमें इधर मुझे प्लीज इधर देखिए, नहीं सरवत इधर मुझे थोड़ा सा प्लीज़ इधर मुझे बात करने दें। हम सब डायरेक्टली एंड डायरेक्टली विक्टिमाइज्ड हैं इस सोसाइटी के अंदर, आवाज़ नहीं उठा सकते। वालिद अगर शुरू में ही आप एक चीज़ को प्लान कर लें, और हमारे जो बच्चे आने वाली अभी जो नस्ल है, हमने देखा कि ये जहेज़ को पसंद नहीं करते। और अगर ये इस चीज़ के वजह हमारी यंग जनरेशन है, क्योंकि अभी हम उस इन्फ्लुएंस से आहिस्ता आहिस्ता, वो जो तिलक का इन्फ्लुएंस था हिंदुआना, हम उसमें से अभी निकल रहे हैं। अगर ये जो बच्चे हमारे आज ये अगर इकट्ठे हो जाएं और यही कहें कि हमें नहीं चाहिए और हमें जहेज़ की सूरत में, और लड़के खासकर वो भी इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, तो मेरे ख्याल में आप जो काम कर रहे हैं इसका अजर तो सिर्फ अल्लाह मियां ही आपको दे सकते हैं। इसके ऊपर आवाज़, और प्लीज़ अगर आपकी बच्ची के ऊपर तशद्दुद हो रहा है तो आप उसको वापस बिल्कुल मत भेजें, और कानून साजी हुकूमती सतह पे करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, नुशाबा, ऐसे लोगों की जहनियत क्या होती है? इसका सद्देबाब नहीं हो सकता क्या? ये मेंटली सिक होते हैं, पागल होते हैं। एक औरत, एक माँ बाप जिनके घर में अपने भी बेटियां होती हैं, वो बहू से इसलिए डिमांड करते हैं जहेज़ के घर भरेगी, मगर अपनी बेटियां भी तो रुखसत करनी है उसने, उसका ख्याल किसी को नहीं आता। देखिए सरवत, यही तो बात है कि वो जो अक्सर होता ही है कि मेरे वालिद ने जो सास लड़के की जो वालदा होती हैं कि हमें इतना जहेज़ मिला था, मेरी शादी पर इतना जेवर आया था, वो चाहती हैं कि हर एक चीज़ रिपीट हो, बल्कि ढूंढी जाते हैं ऐसे ख़ानदान जिसमें किरदार साजी। मैं फिर आपसे कहूँगी कि हमारे माशरे में जिस वक़्त माशरा इखलाकी तौर के ऊपर जिधर जो जाएगा वो जवाल की तरफ जाएगा, तो इस किस्म की जो बुराइयाँ हैं वो अरूज के ऊपर होंगी। देखें सरवत, जो सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि अभी वालिदैन, आप जो सोसाइटी में सबसे बड़े जो मैं देखती हूँ जो एक अलमिया है कि बच्चे बच्चियाँ आपके सामने केसेस आ रहे हैं, भाग के शादी कर रहे हैं, छुप कर शादियाँ कर रहे हैं, शादियाँ कर भी नहीं रहे, और फिर इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, क्योंकि शादी का कल्चर ही हमारा, शादी जो है वो तो एक सुन्नत है, लेकिन जहेज़ तो ये हमारे जो कल्चर हमने खुद अडॉप्ट कर लिया है, ये उसका हिस्सा है। और इस कल्चर की वजह से मैंने कहा कि हमारा जो रिलीजन है, वो सबसे इस्लाम एक मॉडर्न रिलीजन है जिसमें बच्चियों के
माँ के सबसे ज़्यादा हकूक़ हैं। तो इसके ऊपर मैं फिर कहूँगी कि मैं अपनी ज़ाती तौर पर, और हम सब जैसे आप बात कर रहे हैं, हमें हुकूमती सतह के ऊपर कानून साजी, वो इदारे जो हमारी बच्चियों की हिफाजत के लिए हैं, किस किस्म के किस्से सामने आ रहे हैं। औरत को अभी तक सरवत हमारे मुआशरे में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी तस्वुर नहीं किया जा रहा। ये उसको जब तक ये नहीं समझेंगे कि इसके भी वही हैसियत है जो एक मर्द की है। आप गैरत के नाम पर अपनी बच्चियों के साथ जो कुछ भी है, बच्चियां बच जाती हैं, उनकी जिंदगियां होनी चाहिए। और प्लीज गलत ट्रेंड सेट मत करें, ट्रेंड को सेट मत करें। जो लोग बहुत ज्यादा आसाइशें रखते हैं, पैसा, हाँ, मेरे पास वक्त कम है। नुशाबा जी, प्रोफेसर साहब आपने गुफ्तगू कीजिए। मैं ये बात कर रही थी कि जहेज़ जब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गया तो हम इसको लानत नहीं कह सकते। लानत इसको पाकिस्तानी मुआशरे ने बनाया, हमने बनाया। जो लालची, जो हरीस, जो लोगों की जेबों पर नज़र रखने वाले, एक बाप ने जब अपनी 22-20 साल की बेटी जवान करके पढ़ा के लिखा के उसको जो है सलीका सिखा के दे दिया, वो तो उसका कभी बाल ना तोड़ के दे। ये तो दुनिया का निज़ाम है। आपके बेटों का घर नहीं चलता जब तक कोई अपनी बेटी ना दे। लेकिन हम वो जो इंडिया से और वो जो स्टार प्लस के ड्रामों से और उस कल्चर से मुतासिर होकर जो चीज़ें अपने मुआशरे में राइज किए हुए हैं, इसका एक ही हल है। जो बात नुशाबा कर रही है, कानूनदान बैठे यही रो रहे हैं कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून मौजूद है, उसका सिर्फ वाहिद हल ये है कि हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दौरे नबवी की तरफ जाना पड़ेगा, हमें सादगी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, आप रमशा के वालिद हैं, एक वालिद की, एक बाप की हैसियत से जिस तरह से आप समझते हैं आपकी मदद नहीं की जा रही, क्या कहेंगे कि किस तरह से आपकी मदद, किस तरह से फौरी इंसाफ आपको मिल सके? सानू इंसाफ मिलना चाहिए बस। आप इंसाफ को क्या मतलब किस तरह से इंसाफ चाहते हैं? बच्ची आपकी खैरियत से घर चली जाए या अजाला हो उस तशद्दुद का जो आपकी बच्ची के ऊपर किया गया? नहीं, हुण तो शिद्दत इन्ना को हो चुका है, हुण घर घल्लण दा की फायदा। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए। आपको कितनी तकलीफ होती है अपनी बेटी को इस तरह से देखते? मैं देख रही हूँ एक माँ है जिसकी आंखें हैं कि तर ही हैं, खुश्की नहीं हो रही, आंसू ही नहीं रुक रहे। मैं माँ जी आपका दुख समझ सकती हूँ, वो तकलीफ़ हम समझ सकते हैं। हम भी बेटियाँ हैं, जब अपने घरों से निकलती हैं तो अंदाज़ा होता है कि कितनी तकलीफ़ होती है। रमशा, आप क्या चाहती हैं? मैं बस इंसाफ चाहती हूँ। जिस तरह तशद्दुद आपके ऊपर हुआ, उसके ऊपर आप क्या चाहती हैं? आप अपने घर आ जाएं, आप खुशी से अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारें? मैं अपने घर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो इतने बदतमीज़ हैं कि ज़्यादा उनके साथ रहा नहीं जा सकता। कोई भी मेरे अलावा कोई भी होगी वो नहीं कहेगी कि दोबारा उस घर में वो जाए। मुझे एक बात है, तशद्दुद सास भी करती रही, शौहर करता रहा, घर में कितने लोग हैं आपके ससुराल में? सास, ससुर और एक नंद है और 2 शादीशुदा नंद है आपकी? नहीं। उसने कभी नहीं रोका कि क्या कर रहे हो इसके साथ? कभी नहीं रोका उन्होंने। क्या कहती थी वो बोलती नहीं थी, यहाँ बोलती थी तो बहुत बदतमीज़ी से बोलती थी, बहुत गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करती है वो। और फिर जो बर्दाश्त में नहीं होती है कि वो ज़ुबान किस वजह से इस्तेमाल कर रही है इस तरह। ये अफसोस का मकाम होता है कि हम अपने बेटे को जूते नहीं लगाते, अपने बेटे को नहीं कहते कि तुम मर्द हो, इस काबिल बनो, किसी की बेटी लेकर आओ, उसकी ज़िंदगी को सुखी कर दो। हमारा बेटा कितना ही निकम्मा हो, हमें किसी की बेटी चाहिए उसका घर भरने के लिए, उसकी खिदमत के लिए, उसकी सब आसाइशों के लिए हमें किसी की बेटी चाहिए। मुझे आपके हाथ चाहिए रमशा, ये हाथ हम लोगों ने मजबूत करने हैं, ये हाथ हम लोगों ने, आप लोगों ने मजबूत करने, अपने लिए खड़े होने और उम्मीद करनी है कि जो पुलिस है हमारी ये यकीनन इसकी मदद करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ पर बच्चियाँ हैं अपने घरों में खुश रहें, खुश खुर्म रहें और हम आपके साथ मौजूद हैं, आपके साथ खड़े हैं। मुझे ब्रेक की तरफ जाना होगा। मेरे तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ब्रेक से वापस ताकि मज़ीद भी हम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है और 92 न्यूज़ और ख़ासतौर पर सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम हम
तमाम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा बुनियादी ज़रूरियात हैं या बुनियादी मसाइल हैं या वो बीमारियां जिन चीज़ों का हमें इल्म नहीं हो पाता उससे मुतालिक आप लोगों को अवेयरनेस दी जा सके। तो ये दिल के अमराज के ऊपर चूँकि बात करने वाले हैं, दिल के अमराज की वजह क्या होती है, कैसे पता चले कि वाकई कोई दिल के मर्ज़ में मुब्तला है, और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल की अगर हम बात करते हैं तो उनमें ये मर्ज़ दिल का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके अमराज कौन कौन से होते हैं, किस तरह से पता चले, क्या हमारी डाइट में या हमारी डेली रूटीन में कोई इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से हम इस किस्म के मसाइल का शिकार होते हैं। तो ओवरऑल बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, मगर इसके साथ साथ अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं, आप भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे मेहमानों से कर सकते हैं। मैं उनका तारुफ भी आपके साथ करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियोज़ में माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं डॉक्टर बिलाल ज़करिया साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ माहिर ग़ज़ाइयत हमारे साथ ज़ोहा सुहेल मौजूद है, थैंक यू सो मच ज़ोहा आपके भी वक्त का। और हमारी बहुत ही प्यारी हर्बलिस्ट आपा डॉक्टर बिल्किस आपा हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस आपा आपके भी वक्त का। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि जब हम दिल के अमराज की बात करते हैं तो आए रोज़ हमें नज़र आता है कि बड़े से लेके छोटे बच्चे तक हर शख्स किसी ना किसी तौर दिल के मर्ज़ में मुब्तला है। इसकी रीज़न्स क्या होती हैं? देखिए सब वैरायटी दिल की शिकायत की बच्चों में और एडल्ट्स में फ़र्क है। बच्चों में मेजॉरिटी या तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ पैदाइशी जो दिल के अमराज हैं, या एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ जिसमें जोड़ों की दर्द से बुखार, रोमेटिक फीवर वगैरह कॉमन बीमारी है, या दिल के पट्टे की बीमारियाँ। एडल्ट्स में कॉमनेस्ट बीमारी दिल की शरियानों की बीमारी है जिसे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। और इसके अलावा दिल के वाल्व ख़राब होना रोमेटिक फीवर की वजह से, वो भी बचपन से शुरू हुआ हुआ वो अडल्टहुड में पहुंच जाता है, तो वो भी एक बीमारी मेजर कंपोनेंट है अडल्ट हार्ट डिज़ीज़ का। तो मसला ये है, ये सारे मिलजुल के पास मिडल एज 60 के बाद भी होते हैं। पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रोडक्टिव एज, यहाँ घर के रोज़ी रोटी कमाने वाला आदमी जो अफेक्ट होता है वो दिल की शरियानों की बीमारी से होता है। और वो शरियानों की बीमारी जिससे हार्ट अटैक्स होते हैं, वो उसमें दो चीज़ें आपको हाईलाइट ये करूँ कि अंडर द एज ऑफ 45 जब दिल की शिकायत शरियानों की बीमारी किसी को हो जाए उसको प्री मैच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। Okay. और उसमें हम इंसिडेंस आपको ये बताऊँ कंपैरेटिव ये करें 20 to 45 के एज ग्रुप में वेस्ट में 1.2% पॉपुलेशन एट रिस्क है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, वेराज हमारे यहाँ 5 से 10% रिस्क है इस एज ग्रुप में दिल की शरियानों की बीमारी। आप अंदाज़ा लगा लें कि 10 गुना से ज़्यादा रिस्क है हम लोगों में दिल की शिकायत जो शरियानों की बीमारी से होती है। और इसमें रिस्क फैक्टर्स जो हैं, कई रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल नहीं है, लाइक जेनेटिक्स। हम साउथ एशियन, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को दिल की शरियानों की बीमारी उनकी जीन्स की वजह से, उनकी जो मेटाबॉलिक मेकअप है उसकी वजह से होती है। ये सिर्फ यही एक रीज़न होता है डॉक्टर साहब? नहीं जी, इसके अलावा एक जेनेटिक होगी, एक एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स। एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, खून में चिकनाई की ज़्यादती, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वेट गेन, और हमारी एनवायरमेंटल और फूड पोल्यूशन उसका मेजर रोल है। और हमारे यहाँ चूँकि यंग लोगों में दिल की शिकायत बहुत हो रही है, इसमें कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स जो मैंने बताए वो तो ऑपरेट कर रहे हैं, मगर इसके अलावा कुछ अननोन रिस्क फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें फूड पोल्यूशन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा। और अगर आप सर्वे इंडिया में रिसेंट स्टडी रिपोर्ट हुई जिसमें कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स में उन्होंने देखा कि स्मोकिंग यंग लोगों में वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ प्रीमेच्योर कॉरोनरी डिजीज़ है। इसके अलावा खून में चिकनाई की ज़्यादती, वज़न का बढ़ जाना एक्सरसाइज की कमी की वजह से, वो भी एक मेजर रोल है। ये तो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनमें आपकी स्ट्रेस, आपकी द लाइफस्टाइल आप जो अडॉप्ट करते हैं उसका बड़ा रोल है। ठीक, डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये बचपन से भी जब बच्चों से स्टार्ट होता है, काम एडल्ट्स तक पहुंचता है, तो बचपन में इसका अंदाज़ा नहीं हो पाता या हम इग्नोर्ड बिहेवियर के अंदर रहते हैं कि जी कुछ नहीं है, बच्चे हैं, इट्स ओके, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, कुछ पता नहीं होता, या बच्चे भी सही से बयान नहीं कर पाते उसको? यूँ है कि देखो बच्चे एक तो सिम्टम्स नहीं बयान कर सकते, और दूसरा जो बीमारी की वैरायटी है बच्चों में, वो एक मैंने जैसे कहा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, पैदाइशी बीमारियाँ, उनमें दिल की शरियानों की बीमारियाँ बहुत कम हैं। उनमें ज़्यादा बीमारियाँ वाल्व्स की, जिसमें रोमेटिक फीवर, गैंठिया वाला बुखार हो जाए, उसमें वाल्व डिफॉर्म हो जाए तो वो सांस फूलता है, दिल की शिकायत
पट्टे की कमज़ोरी की सूरत में होती है, जिसे मायोपैथीज़ कहते हैं, वो ज़्यादा कॉमन है। तो बच्चे तभी रिपोर्ट करेंगे या माँ बाप जब बताएंगे कि बच्चे को सांस ज़्यादा फूलता है, बच्चे के जोड़ों में सोज हो जाता है, बार बार गला ख़राब होता है, उस वक्त बड़ा केयरफुली ऐसे बच्चों को एग्जामिन करना चाहिए और उनकी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कल्चर ऐसा है कि प्रिवेंशन तो का रोल ही कोई नहीं, जब बीमारी होने का इंतज़ार करते हैं और फिर अस्पताल का रुख करते हैं और फिर कहते हैं कि झटपट बच्चा सही भी हो जाए। जी, और ये है कि प्रिवेंशन स्टार्ट्स years and years before actual manifestation disease, और हमें मीडिया की मदद से प्रिवेंशन को हाईलाइट करना बहुत की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये भी चीज़ है कि स्टेंट्स के हवाले से भी बात हम बड़ा ज़रूरी करेंगे कि क्या ये वाहिद या फिर लास्ट होता है आपका हल के इसको करना चाहिए। अभी मैं आपा की तरफ चलती हूँ। आपा, मुझे ये बताएं, आपके पास किस किस्म के लोग आते हैं जिनको मुख्तलिफ हार्ट डिजीज़ होती हैं, या कितना बिगड़ी हुई शेप के अंदर वो आते हैं और कहते हैं कि आपा बस अब सही कर दें? जी बिल्कुल, जब उनको डॉक्टर्स ये कह देना कि अब आपका जो है ना ओपन हार्ट सर्जरी होगी, तभी वो आके कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा टोटका है जिससे मेरे ये मसला हल हो जाए। तो वैसे हम नेचुरोपैथ, तो ये होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम पहले ट्रीटमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जब तक आप वहाँ तक पहुँचे नहीं। जब बिल्कुल मामला बिगड़ चुके होते हैं तब आते हैं, और फिर उनकी ये ज़िद होती है कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, वो अपने साथ अपनी जान के साथ खेलना होता है। और कुछ साइन एंड सिम्टम्स मैं जो हमारी नेचुरोपैथी में या मेरे टीचर्स ने मुझे बताई है वो भी मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि लोग उसको समझते हैं या हार्ट बर्न को या दांतों का दर्द समझते हैं। अगर हार्ट का मसला हो तो आपकी ये वाली जगह जो है वो ज़्यादा जॉज में दर्द होने लगता है और ये भी दर्द होने लगता है, और पीठ ज़्यादा दर्द करती है बजाय आगे के दर्द, या कहते हैं ना कि ये वाली उंगली से कुछ खिंचाव होकर आ रहा होता है, तो उसको भी इग्नोर ना किया करें। जो पीठ में दर्द होता है या जॉज के पास जो दर्द हो रहा होता है उसको भी इग्नोर ना किया करें, क्योंकि वो भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जेनेटिक है, ब्लड प्रेशर आजकल इतना लोगों का बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी होता है। और ब्लड प्रेशर की वजह से न सिर्फ हार्ट पे प्रॉब्लम आती है, बल्कि मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यंग जनरेशन में जो किडनी है वो श्रिंक होना ज़्यादा शुरू हो गया, क्योंकि वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और प्रिजर्वेटिव्स में हर जगह सोडियम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और फिर वो एनर्जी ड्रिंक्स की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रेज्ड होता है, और फिर हार्ट डिजीज़ भी उनमें ज़्यादा डेवलप हो रही है, जैसे पहले ज़्यादा डेवलप हो रही है। और वैसे कुछ चीज़ें हैं जो नुस्खे हैं वो बहुत बेहतरीन हैं और वो बहुत बड़े हुक्मा के हैं, जैसे हकीम मोहम्मद सईद के, हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला के हैं जो नुस्खे मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप अपना एलोपैथिक में इलाज अगर करवा रहे हैं तो आप बिल्कुल बेशक करवाएं, लेकिन आप एज अ हर्बल रेमेडी इनको इस्तेमाल करें ताकि आपको फ़ायदा हो। ठीक है, माहिर ग़ज़ाइयत हमारे साथ ज़ुहा सुहेल भी मौजूद हैं। अच्छा ज़ुहा, ये तो हमारा लाइफस्टाइल है, हमने जंक फूड भी लेना है, हमने एनर्जी ड्रिंक्स भी लेने हैं, मगर कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए अपनी डेली रूटीन में कि अगर हम ये डाइट ले भी रहे हैं, हमें पता है कि ये जहर है हमारे लिए, कातिल है, ले भी रहे हैं, तो किस तरह से बचा जाए हार्ट की डिजीज़ से? अच्छा, एक तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि यंगस्टर्स में हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता नज़र आ रहा है और उसके पीछे रीजंस भी आपने सारे डिस्कस किए हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो आ जाता है कि डाइट जो आपने फॉलो करनी है, उसके अलावा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुका है, हम लोग मिडनाइट स्नैकिंग की तरफ ज़्यादा आ चुके हैं। हमने अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करना छोड़ दिया, हमने 10-11 बजे अपना नाश्ता शिफ्ट कर दिया और रात 2-3 बजे हम मिडनाइट स्नैकिंग करते हैं। पहले तो इस टाइम को ठीक करना है, उसके बाद पॉइंट आता है कि आपने जो चीज़ें खानी हैं वो किस तरह की होनी चाहिए कि आपकी जो हेल्थ है वो नॉर्मल रेंजेस में आनी शुरू हो जाए। अच्छा, मिडनाइट स्नैकिंग जब लोग करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं और एनर्जी ड्रिंक के साथ वो जंक फूड ऑर्डर कराते हैं। जंक फूड में जितना नमक होगा, जितने प्रिजर्वेटिव्स ऐड होंगे, वो ऑटोमेटिकली एक तो वज़न बढ़ाते हैं और दूसरा रात का वक्त ऐसा वक्त होता है जिस वक्त हमारा जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, जो निज़ाम हज़म है, वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है। अगर हम उस वक्त खाना खाते हैं तो सारी जो कैलोरीज जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो फ़ैट में कन्वर्ट हो जाती है, वो चिकनाई में कन्वर्ट होती है, हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करती हैं और वो डायरेक्टली फिर हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो यंगस्टर्स में वो बढ़ा रही हैं। तो इसलिए वही बात अच्छी है कि जल्दी सोएं और वक्त पर उठें, लेकिन हमने इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दी है। उन्होंने
बात की थी फॉलो अप से रिलेटेड कि मतलब अचानक से कुछ होता है, अचानक से हम जाते हैं और अचानक से पता चलता है कि जी स्टेंट्स डाले जाएंगे, देन फॉलो अप का क्या चक्कर होता है कि किस तरह से उसको फॉलो अप किया जा सकता है, देखा जा सकता है उसको? देखिए साहब, बात ये है कि जब एक दफ़ा की प्रोसीजर किसी का स्टेंटिंग का हो गया, एक आध विजिट तो उस हॉस्पिटल में ज़रूर होगी जहाँ वो स्टेंट डिप्लॉय हुआ। उसके बाद हिज जीपी हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको हर 4 से 6 हफ्ते बाद देखें, क्योंकि स्टेंट के बाद जो दवाएं एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ यूज़ होती हैं, 2 तरह की एस्प्रिन और एक क्लोपिडोग्रेल या ट्राइकैग्लोर दवाइयाँ, वो हम साल भर के लिए देते हैं। एस्प्रिन तो फॉरएवर है वो गोलियाँ, तो डॉक्टर साहब मॉनिटर करें कि पेशेंट कंज्यूम कर रहा है वो गोलियाँ और क्या उसको कोई रिलेटेड विद हिज स्टेंट को सिम्टम्स तो नहीं हो रहे। और तीसरी बात सबसे ज़रूरी है, जो रिस्क फैक्टर्स थे उसके ओरिजिनली दिल की शिकायत होने में, स्मोकर था, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ था, डायबिटिक था, हाई कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ था, उन रिस्क फैक्टर्स को कितना अच्छा हम कंट्रोल कर रहे हैं ताकि दोबारा शिकायत ना हो। स्टेंट तो मेटल की पाइप सी है, वो इतनी सी नाली को प्रोटेक्ट करती है, बाकी शरीर स्टिल एक्सपोज टू रिस्क अगर उसके रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉलो अप होना चाहिए। मैं यहाँ ये कहूँ कि हमारे यहाँ जीपीज़ का बहुत रोल है इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़। देखिए किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, तो उनका अच्छा कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल उनका चेक कराएं और फिर उनके टेस्ट कराते रहें, ब्लड प्रेशर चेक करते रहें कि भाई कंट्रोल हमारी दवाओं से अच्छा है कि नहीं, ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन, दिल की शरियानों में बीमारी जो तंगियाँ आती हैं वो ना हों। और हमारे यहाँ देखिए कराची में इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट की कई ब्रांचेस खोल दी। इम्प्लीकेशन इज दिस इज आवर पॉलिटिकल गिमिक्स। द थिंग इज इट हैज़ टू बी, द मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन प्रिवेंशन एज वेल। लोगों को एजुकेट तो करते नहीं, बीमारी के साथ आते हैं। एक दफ़ा मरीज़ जो बन गया वो मरीज़ है फॉरएवर, वो तो आपका पंजाबी में कहते हैं अस्पताल का जुआई बन जाता है वो। He is a hospital bird. He is going to come to the hospital time and again. So therefore, keep patients out of the hospital by preventing disease. अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने खुद कुछ ऐसे मरीज़ देखे हैं, कुछ ऐसे लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ जो हार्ट पेशेंट थे, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करा लिया, देन वो एक तो है एक डॉक्टर उन चीज़ों को वॉच करता रहे, एक चीज़ है कि पेशेंट खुद ही नहीं जाते कि बस हो गया। ऐसे भी पेशेंट्स आप लोगों के पास आते हैं? मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, पेशेंट एजुकेशन और इसको कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। एक दफ़ा बीमारी होगी, देयरफॉर एक दफ़ा किसी को हार्ट अटैक हो, किसी को बाईपास सर्जरी हो, एंजियोप्लास्टी हो, वी हैव टू डेवलप डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटल्स, कम से कम टीचिंग हॉस्पिटल में, जहाँ सेकेंडरी प्रिवेंशन पे एडवाइस हो, जिसमें डाइट भी होगी, उनकी एक्सरसाइज की रूटीन होगी, वज़न का कंट्रोल करने का तरीका होगा और उनकी जॉब की रूटीन सारी बताई जाएंगी। ये हम लोग नहीं करते, ना प्राइमरी प्रिवेंशन तकलीफ होने से पहले और ना सेकेंडरी प्रिवेंशन। पेशेंट की मोटिवेशन ना हो अस्पताल आने की और वो मेरा इलाज हो गया जी, बाईपास सर्जरी होगी, मैं तो अब नया हो गया हूँ, ये मतलब नहीं, तकलीफ तो वापस आ जाती है, वापस कभी भी आ सकती है। अच्छा आपा, हमारे साथ कॉलर थे मोमिन, उन्होंने कोलेस्ट्रॉल के हवाले से पूछा था, अगर कोई आप टिप दे सके उन्हें। जी बिल्कुल, ऐसा है कि देखिए कोलेस्ट्रॉल जो पीला चर्बीला मादा है वो आपकी एनर्जी है आपका, तो वो कैसे खर्च होगा, समझ लें कि गाड़ी में अगर पेट्रोल है तो आप गाड़ी चलाओगे तो वो खर्च होगा। उनको वॉक ज़रूर करनी चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए ताकि उनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बर्न आउट हो। उसके अलावा वो घर में क्या कर सकते हैं वो भी, और जो जिनकी मतलब ख़ानदान में जैसे है कि इनहेरिट है कि हार्ट डिजीज़ होती हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या शुगर के मरीज़ हैं, तो वो कैसे अपने दिल को बचा सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। उनके लिए भी है, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए, और ट्राइग्लिसराइड जिनका ज़्यादा बढ़ जाता है, TG बढ़ जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाता है, उसके लिए मैं बता देती हूँ। आपा ये जो टिप आप बताने वाली हैं, मुझे भी ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक से वापस आके डिटेल में मैं आपसे लूँगी। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल ज़िक्रिया साहब, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों के लिए निकाला। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आके टिप भी जान लेंगे, मगर इसके साथ साथ वाइटामिन्स के हवाले से बात करेंगे कि वाइटामिन्स जो हर एक दूसरे शख्स में नजर आता है कि कमी होती है, इसकी वजह क्या होती है, अमल दखल क्या होता है वाइटामिन्स का हमारी बॉडी में, इससे रिलेटेड बात करेंगे। स्टे विद अस।
हवाले से ये रिपोर्ट आपने देखी, वाइटामिन आपकी बॉडी के अंदर पूरे रहते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहती है, चेहरा बिल्कुल आपका नीट एंड क्लीन बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम जितने भी देखने वाले लोग हैं, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, वाइटामिन की कमी का शिकार होते हैं। उसकी वजह ये होती है हमारी डाइट अच्छी नहीं होती, या हमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम ये जंक फूड की तरफ चले जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डेली चाहिए होती हैं मगर वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसकी कमी क्यों होती है, कमी को दूर करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, और मुख्तलिफ बीमारियों में जो लोग मुब्तला होते हैं तो उन बीमारियों से निकलने के लिए कौन कौन से वाइटामिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी बातें करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था, ज़ोहा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, आपा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, तो मैं ज़ोहा की तरफ तो आऊँगी, मगर आपा उससे पहले आप हमारे साथ एक टिप शेयर कर रही थी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। जी मैं बता देती हूँ, आपने करना क्या है, आपने 3 पुदीने की डंडल, ठीक है, इस तरह 3 पूरे, इसमें जितने भी आते हैं, सही है, इस जैसे हमने तोड़ा, ये एक अदरक का टुकड़ा, दालचीनी का इतना बड़ा टुकड़ा, और उसके साथ आपने पान का पत्ता, लेकिन पान का पूरा पत्ता नहीं लेंगे, पान के पत्ते को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक करने के बाद जो चौथा हिस्सा है वो आप इस ग्लास में रखेंगे, और इसके ऊपर आपने गर्म पानी डालना है, आपने गर्म पानी डालना है, ठीक है। ठीक, ये जो बना है इसको जिनको भी हार्ट के मसाइल हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, उसके साथ उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये इसको रात को भिगोकर ढककर रख देंगे खौलते गर्म पानी में। ठीक है, सुबह आपने दालचीनी का टुकड़ा निकाल लेना है, बाकी चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है। करने के बाद ये आप पहला कंज्यूम करेंगे। अगर आप अपनी कोई अद्वियात नहीं लेते, जैसे शुगर का नहीं लेते या थायराइड की कोई मेडिसिन नहीं लेते, अगर आप मेडिसिन पर हैं तो नाश्ते के 2 घंटे बाद आप ये लेंगे। इससे इंशाल्लाह जो होता है ना कि बाज़ औक़ात हम जितनी भी दवाएँ खाते हैं वो हमारा कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के रखता है, जैसे ही हम छोड़ते हैं वो वापस वैसे ही आ जाता है। लेकिन ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करने में, बॉडी में कंज्यूम और ख़त्म करने में, एक्सक्रीट आउट करने में आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपा, लेकिन ये मर्द ख़वातीन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ ये मर्दों के लिए? जी 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 बिल्कुल, नहीं ये दोनों के लिए, ये अच्छा दोनों के लिए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वाटर रिटेंशन की वजह से ओबेसिटी नहीं होती, मोटापा नहीं होता है, लेकिन वाटर रिटेन होता है बॉडी में, जिसकी वजह से आप ओबीस लग रहे होते हैं, सेलुलाइट्स होते हैं, तो उनके लिए भी समझ लें ये एक रेमेडी है जो मल्टीपल काम करती है आपकी बॉडी में। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सबके साथ फ्रेंडली है। जैसे पान जो है वो थायराइड पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, दालचीनी जो है वो आपका पेनक्रियास के लिए बहुत अच्छा है, और जिंजर जो है वो आपके मेदे निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है। तो तमाम बीमारियों को देखते हुए आपके जिगर से, जो जिगर ने चर्बी जमा की हुई होती है, उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, अब ज़रा वाइटामिन से रिलेटेड भी बात करते हैं। ज़ोहा ये बताएं कि वाइटामिन कितनी टाइप्स के होते हैं और हमारी सेहत के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? अच्छा, वाइटामिन की 2 टाइप्स होती हैं, एक फ़ैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। जो फ़ैट सॉल्युबल हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल हैं वो यूरिनेशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से डेली बेसिस पे एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं। अब फैट सॉल्युबल के अंदर हमारे पास 4 वाइटामिन आ जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल जो है उसमें हमारे पास मैक्सिमम 10 वाइटामिन आ जाते होते हैं। जो फैट सॉल्युबल है उसमें पहले मैं बताती हूँ, एक वाइटामिन ए है, एक वाइटामिन डी है, ई है और के है, ये 4 वाइटामिन हैं। और जो वाटर सॉल्युबल है उसमें एक B1 के नाम से, B2 है, B3 है, B4, B5, B6, B7 और B12, ये सारे वाइटामिन हैं जो दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, अब ये है कि हर एज ग्रुप के लिए वाइटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली वेरी करती है। एक छोटे बच्चे के लिए अलग है, एक एडोलेसेंट के लिए अलग है, एक ओल्डर एडल्ट के लिए अलग है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इनके रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल वेरी कर जाती हैं। और अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, किसी भी किस्म की बीमारी है, तो उसके अंदर भी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिफ़र करती है। जिस तरह से मैंने बताया कि एक तो एज का फैक्टर है, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, जो बंदा जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है उतना ज़्यादा उसका जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो फास्ट होगा। जितना ज़्यादा वो फास्ट होगा उतनी ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उतने ज़्यादा उसको ये वाइटामिन फिर चाहिए होते हैं। इसके अलावा जिस तरह से मैंने बताया कि पेशेंट्स की जो सर्जरी के थ्रू जा रहे होते हैं, सर्जरी के अंदर भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी ने हील अप करना होता है, वूंड हीलिंग होनी होती है, तो उसके दौरान भी विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है। सही, ठीक है। इस वक्त हमारे से कॉलर मौजूद है इशरत, उनसे बात करते हैं। जी इशरत, बात कीजिए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ना डॉक्टर, बिल्कुल पहले तो मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी, मैं बहुत मिलाती रही लेकिन हुआ नहीं। ओहो। एक्चुअली मुझे ना मेरे बेटे का मसला है थोड़ा सा, उसको हार्ट का मसला बताया हुआ डॉक्टर ने कि उसको ना स्किप हो जाती है उसकी हार्ट बीट ना चलते चलते। वो माशाल्लाह 20 साल का हो गया है। अच्छा। तो लेकिन अभी तक वो डॉक्टर ने कहा ये सही नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। जो हार्ट के डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन वो इतना वीक है बहुत ज़्यादा, उसका सीना बिल्कुल अंदर है और वो पतला है, पतला बहुत है और लंबा है। चले, बस इसी कंडीशन में वो लंबा होता गया। अब डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि ये एक बीमारी होती है बच्चों को, मैन कुछ करके ऐसे है कुछ, तो वो बच्चे जो है वो सही नहीं हो सकते, वो ऐसे ही रहते हैं। अच्छा इशरत, ये बचपन से पैदाइशी मसला हुआ है आपके बेटे को? पैदाइशी माशाल्लाह ये 5 kg का पैदा हुआ था। ठीक है। तो वहाँ जब तक तो मुझे नहीं पता, जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तब पता। जी, मैंने कहा ना कि वो पैदाइशी कुछ भी नहीं था इसको। चलिए इशरत, अभी डॉक्टर साहब तो हमारे साथ नहीं हैं, मगर कोई अगर हल निकल सकता है तो डेफिनेटली आपा हमारे साथ मौजूद हैं, जुहा भी मौजूद है, बात की जा सकती है, पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। आपा, ये जो इशरत है अपने बेटे के लिए इतनी परेशान है, आप बताएं फौरी तौर पर क्या हल हो सकता है, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? जी, मैं बता देती हूँ। मेडिकल साइंस में वाकई डॉक्टर साहब ने सही कहा है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन नेचुरोपैथी में मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। और दूसरी बात ये कि जब बच्चा होता है तो आप देखा करें उसको कि वो ब्लू नहीं हो रहा हो, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है न्यूबॉर्न बेबीज़ का दोबारा चेकअप कराना कुछ घरानों में तो मुनासिब ही नहीं समझा जाता, कुछ घरानों में तो वैक्सीन ही नहीं कराई जाती। आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएँ, ये चीज़ें जितनी जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए इतना अच्छा होता है। तो और बच्चे ब्लू हो जाते हैं और सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है तो उनको हार्ट का कोई मसला हो सकता है। लेकिन जैसे अभी मेरी बहन ने बताया अपने बेटे का, उसके लिए अर्जुन की छाल जिससे अद्वियात बनती है, होम्योपैथी में भी और नेचुरोपैथी में भी इसकी बहुत सारी अद्वियात बनती है। अर्जुन की छाल जो है वो आपने लेनी है 1 चम्मच, और गुलाब की ताज़ा देसी गुलाब की पत्तियां लेनी है, 2 गुलाब की पत्तियां आपने लेनी है, और आपने 2 ग्लास दूध लेना, मतलब 2 ग्लास पानी लेना है। 2 ग्लास पानी आपने लिया, 1 बड़ा चम्मच आपने अर्जुन की छाल लिया, 2 गुलाब की पत्तियां, जो 2 फूलों में जितनी भी गुलाब की पत्तियां सब आपने लिया। इसको इतना उबाला कि ये 1 कप रह गया। अब 1 कप जो ये रह गया इसमें आपने 1 कप दूध डालना है। 1 कप आपने दूध शामिल कर दिया तो ये आपकी 2 कप बन गए। इस 2 कप को आपने आधा आधा करना है, 1 कप आपने सुबह पिलाना है और 1 कप आपने शाम में पिलाना है। आप यकीन करें उसकी लाइफ स्टाइल जो है वो, जो उसकी ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाएगी। और जो जैसे ही कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा दुबला पतला है और उसको सांस लेने में भी अगर प्रॉब्लम हो रही होगी, ये हर हार्ट पेशेंट के लिए है। हर हार्ट पेशेंट के लिए जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उनके लिए भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है कि वो इसका इस्तेमाल करें। और अर्जुन की छाल जब भी आप लेने जाएं तो आप उसको तोड़ के देखिएगा, अगर वो फ़ौरन टूट जाए तो इसका मतलब है कि वो, क्योंकि इसमें भी मेल और फीमेल जो प्लांट होता है उसका होता है, तो जी, तो अगर आप इसको तोड़ के देखेंगे फ़ौरन टूट जाता है तो ये बहुत अच्छी आपको बूटी मिलेगी, आप इसका इस्तेमाल करें। इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मेरे कहने पे 1 महीना कर लें और 1 महीने बाद इसी प्रोग्राम में कॉल करके बताइएगा कि आपके बेटे की तबीयत अब कैसी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जल्द वो सेहतयाब हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ज़ोहा ये बताएं, जब हम वाइटामिन की बात करते हैं ख़वातीन को स्पेशली अगर हम देखें, हमें ये होता है कि मेरी बस स्किन अच्छी होनी चाहिए तो मैं बाज़ार में जाऊँगी, वो वाइटामिन लूँगी और उसका इस्तेमाल कर लूँगी, मेरे बाल अच्छे होने चाहिए, मैं विटामिन लूँगी, इस्तेमाल कर लूँगी। मगर कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर हम डेली ही इस्तेमाल कर लें तो हमें बाजार जाके विटामिन को परचेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, वो विटामिन ऑलरेडी उस डाइट के ज़रिए हमारे अंदर चला जाए? बिल्कुल अच्छी बात है ये। अच्छा, हमारे जो नेचुरल फूड्स हैं उस हर फूड में अल्लाह ताला ने हर विटामिन डिफरेंट क्वांटिटीज़ में डाला। डाइटिंग पे रहते हैं ना, हम डाइटिंग पे रहते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि नेचुरल फूड्स तो कंज्यूम करने ही करने हैं, लेकिन जो लोग नहीं कंज्यूम करते उनके लिए फिर सप्लीमेंट्स के ऊपर हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो
आपके कंसल्टेंट आपके डाइटिशियन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स हैं। मगर हम तो ऐसे जाते हैं स्टोर वाले से कहते हैं भाई मुझे ये दे दो, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं ना कि बस जो किसी आपने लिया मैंने लिया उसको देख के हम ले लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आपको अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग वो लेने चाहिए, लेकिन बेहतर ये है कि पहले डाइट के थ्रू उसको काउंटर करें, और अगर डाइट के थ्रू आप नहीं कर सकते तो फिर आप उसके लिए जो है सप्लीमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ मतलब हम खुद जाके ले लेते हैं, अगर कोई ज्यादती हो जाती है किसी विटामिन की, वो कितना नुकसानदेह होता है? अब जैसे विटामिन जो मैंने बताया फैट सॉल्युबल है, जो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, अगर वो हम लोग सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेंगे तो हमारे लिए बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, बहुत नुकसानदेह हैं। लेकिन अगर डाइट के थ्रू जाएंगे तो वो हमारे लिए इतना मसला नहीं क्रिएट करते। जितने भी हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए है, डी है, ई और के, ये तीनों ऐसे विटामिन है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स लेना शुरू कर दें तो उनका जो बेबी है उस तक भी ये मसला जाएगा, उसके अंदर भी इसकी टॉक्सिसिटी होगी, यानी कि इसके लेवल ज़्यादा होंगे और वो उसको भी साइड इफेक्ट्स की तरफ लेके आएंगे, यानी कि वो उसके लिए भी नुकसान। सही, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ सोबिया कॉलर मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी मेरी बहन सोबिया, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपकी शो की तारीफ करनी थी, मैं रेगुलर देखती हूँ आपका शो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। बहुत अच्छे टॉपिक आप लोग उठाते हैं। थैंक यू। कोई सवाल करेंगी? जी, मुझे आपस ये कहना था, मुझे ना 1.5 साल से ये मसला है कि मेरी ना नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में मसला होता है। बहुत सारी दवाइयाँ मैंने इस्तेमाल की है, स्प्रे भी इस्तेमाल कर लिया, फ़र्क पड़ जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है। अच्छा सोबिया, कभी कभी ये भी होता है कुछ लोगों के साथ मसला कि रात को जब लेटते हैं तब नाक बंद हो जाती है, सारा दिन नाक बंद रहती है या रात को सोते हुए ऐसा होता है? नहीं, अभी तो मौसम जरा चेंज है, सिर्फ रात को ही होती है, लेकिन सर्दियों में ना दिन में भी रहती है नाक बंद। जिस टाइम मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, मेरा गला रेशे से भरा होता है। अच्छा, यानी कि आपको ये नज़ले वाला मसला भी है? हाँ जी, गले में ना चिपका होता है, बहुत मुश्किल से निकलता है फिर वो। ठीक है, चलिए सोबिया अभी आपस से पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अली मौजूद है। जी अली, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी मैम, मेरे ना ये चेहरे पे छाइयाँ हैं। अच्छा जी, ठीक है। छाइयाँ बहुत ज़्यादा गहरी हैं, कब से हैं? हाँ जी, ये तकरीबन 2 साल से हैं चेहरे पे। तो मैंने कोई क्रीमें वगैरह भी इस्तेमाल की हैं, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्रीमें कौन सी इस्तेमाल की हैं ये तो बता दें। जी नाम बताए ना मेरे भाई, कौन सी क्रीमें इस्तेमाल कर ली आपने? और मुझे यकीन है आपा ये कोई फॉर्मूला क्रीम ना हो जाए कहीं पे। जी, सोबिया की तरफ भी बढ़ते हैं। जी, असल में करना क्या है, कोड़तुंबे का रस इतना निकालना है जितना सौंफ पी जाए, उसके बाद 1-2 दिन रखकर सौंफ को थोड़ा सा सुखा लेना, आपकी दवा तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ उसको पिंच इतना लेना है, पिंच दिन में 2 बार लेना है। अगर आपको उससे लूज मोशन नहीं होते तो आप अपने पिंच बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसको 3 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जो वेट रिडक्शन के लिए मैंने बताया है वो इस तरह करना है। ठीक है। अच्छा, सोबिया की कॉल थी जोहा, वो ये कह रही थी कि 1.5 साल हो गया नाक उनकी बंद रहती है, तो क्या कोई वाकई हमारी डाइट में कोई ऐसे इश्यूज होते हैं या वाकई ये कोई दूसरा मसला होता है कि जी इसके लिए दूसरा इलाज होना ज़रूरी है? इसके पीछे डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं कि नाक क्यों बंद हो रहा होता है। जैसे साइनसिस का इशू जिस वजह से नाक जो है उनका बंद रह रहा है, या हो सकता है कि उनके पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का थोड़ा इशू हो जिस वजह से उनके नाक में जो इशू। अच्छा, वो जो कहते हैं मेरे गले में बहुत ज़्यादा रेशा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, उससे कैसे अवॉइड किया जा सकता है? उससे इस तरह से अवॉइड किया जा सकता है कि इस तरह के पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं मैग्नीशियम। ये एक ब्रोंकोडायलेटर है कि अगर ये कंज्यूम करेंगे तो जितना आपके अंदर रेशा वाला मसला है ये उसको ख़त्म करने में हेल्प आउट करता है। क्योंकि जब रेशा होगा तो ऑब्वियसली आपको सांस लेने में, आपको बोलने में प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। जितना आप प्रेशर देंगे आपके लंग्स के जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज है, उतना उनको जो है इन्फ्लेमेशन उनमें ज़्यादा होगी और बर्स्ट आउट होने का रिस्क जो है बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसे पेशेंट्स ब्रोंकोडायलेटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैग्नीशियम मैंने बताया वो बहुत अच्छा ब्रोंकोडायलेटर है, तो उसको इस्तेमाल करने से इनका जो रेशे वाला मसला ये ख़त्म होता जाएगा। और ब्रोंकोडायलेटर मैग्नीशियम हमारे पास बादामों में मौजूद है, तो अगर आप बादाम कंज्यूम कर लेती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो फिर ये वाला मसला ख़त्म हो जाएगा। फिर एक मिथ आती है कि अगर हम लोग दूध पिएंगे, चावल खाएंगे, केला खाएंगे तो हमारा रेशा बढ़ेगा। बिल्कुल, ये एक मिथ है जिसको मिथ कभी हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन एक कंसेप्ट बन चुका है कि ये मसला करेगा। शायद हमारे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ये इशू आ रहा है कि ये इस तरह से होता है, जबकि ऐसा नहीं है। दूध पीने से या इवन चावल खाने से रेशा आपका नहीं बन रहा होता, जो मेडिकल साइंस कहती है। लेकिन अगर लोगों का कंसेप्ट डेवलप हो चुका है तो उसके
दौरान अगर वो ब्रोंकोडायलेटर्स इस्तेमाल कर ले तो उनका इस मसले से जो वो रिलीफ हासिल रिलीफ हो सकता है। इस वक्त मजीद भी कॉलर्स हमारे साथ मौजूद है, फिर आप की तरफ चलते हैं। सबा हमारे साथ मौजूद है। जी सबा, क्या जानना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने पूछना था, वो मेरे चेहरे में ना बाल भी हैं, ठीक है, और ना एक्ने के निशान है। ओके जी, तो ना मेरी अम्मी, उनके ना चेहरे में ना हल्की हल्की छाइयाँ भी हैं, तो उसके बारे में मैंने पूछना था। चलिए अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू, आपने कॉल की। निम्रा हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद है। जी निम्रा, आपका क्या सवाल है? हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक्चुअली मैंने पूछना था कि मेरे टीथ है ना दांतों में, जी मतलब बैक साइड से ब्लैक हो रहे हैं और मतलब फ्रंट से जो है सिर्फ उनकी आउटलाइन जो है ना वो डार्क जैसे येलो और ब्राउन टाइप हो रही। ओके, तो पहले तो बहुत कम मतलब कम था ना, सिर्फ फ्रंट के जो नीचे के एक दांत है सिर्फ उसमें था, लेकिन अभी 1 साल हो गया है कि सब में हो रहा है। सब में हो रहा है। तो आपने किसी को चेक करवाया है? हाँ मैम, मैं गई थी डेंटिस्ट के, तो उन्होंने तो स्केलिंग प्रेफर की है ना। स्केलिंग प्रेफर किया। चलिए आपा से पूछ लेते हैं अगर स्केलिंग के अलावा कोई दूसरा हल भी हो सकता है। थैंक यू सो मच निम्रा, आपने कॉल की। नेक्स्ट हमारे साथ नुशाबा मौजूद हैं। जी नुशाबा, आप क्या जानना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और माशाल्लाह आप बहुत नाइस लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल ये है कि गर्मियों में बिना मुझे गर्मी नहीं लगती और घुटनों से लेके टखनों तक मुझे मेरी टांगे इतनी ठंडी रहती हैं कि मैं रात को कंबल लेके मैं गुजरावाला से बोल रही हूँ कि कितनी गर्मी होती है। ये सारे सर्दियों का मसला बता रही हैं आप, या गर्मियों में भी ऐसा ही होता है कि सर्दी लगती है? कि मैं एसी में भी मुझे स्वेटर पहन के सोना पड़ता है। और ये लाइट पंखा चल रहा है, मेरे हाथों या किस टाइम भी है ठंडे हैं। ठीक है नुशाबा, अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। आपा आपकी तरफ आ रही हूँ, तीनों के सवालों के जवाब लूंगी, मगर जल्दी लूंगी। सबसे पहले सबा का बता दें, चेहरे पर बाल हैं, एक्नी के निशान हैं, अम्मी के फेस पे भी छाइयाँ हैं। अच्छा ठीक है, तीनों के लिए एक रेमेडी मैं बता देती हूँ। अल्फ़ा के बीज, जिसे लूसन के बीज कहते हैं, उसको पीस कर दूध के साथ जो है वो बड़ा स्टिकी सा हो जाता है, उसको चेहरे पे लगाएं तो घड़े भरने में भी मदद करेंगी। और बालों के लिए मैंने पिछले प्रोग्राम में बता दिया था, वो कर लें। ठीक है, तो उससे उनको फ़र्क हो जाएगा, और ये लगा लें तो इससे फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ तक इस बहन का सवाल है कि इनके जो टांगे ठंडी रहती हैं, तो उसके लिए फिलफिल, सौंठ, काली मिर्च, फिलफिल, सौंठ, काली मिर्च तीनों को पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 4 ग्राम दिन में 2 बार विद मील्स ले लिया करें, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता जो उनको ठंडक का एहसास होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वो फील नहीं करती और उनको लगता है कि टांगे बहुत ज़्यादा शदीद ठंडी हो रही हैं। ठीक है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसके साथ इनको यखनी पीनी है देसी मुर्गी के पंजों की। सही है, ठीक है। आपस से बहुत ज्यादा फर्क। ठीक है, आपस सोबिया की नाक बंद रहती है रात को, उसके लिए भी फटाफट बता दें कुछ कि क्या किया जाए। अच्छा, उसके लिए ये करना है कि विटामिन में सबसे अच्छा विटामिन होता है विटामिन सी। ठीक, विटामिन सी इसके लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसका इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ इसके लिए आपने ये करना है कि कलौंजी जो है 1 चम्मच ले लें और 1 कप जैतून का तेल ले लें। ठीक है, जैतून के तेल में कलौंजी को इन्फ्यूज़्ड कर लें। इन्फ्यूज़्ड करने के बाद नाक में डाला करें। और मेरा नज़रिया कहता है कि चावल जो है रेशा बनाता है, केला रेशा बनाता है, टोमेटो केचप रेशा बनाता है, दूध रेशा बनाता है, दही रेशा बनाता है। जब तक परहेज़ नहीं करेंगे तब तक आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। खास ये चीजें रात को नहीं खानी। ओके, ठीक है। जोहा, आप भी बस जल्दी से जवाब दे दीजिए। दांतों का मसला एक हमारी बहन ने पूछा था कि ब्लैक हो रहे हैं बैक साइड से और फ्रंट से वो बिल्कुल ब्राउन लाइन बन रही है और ब्लैकिश सी, उसके लिए क्या किया जाए? दांतों के लिए जो बहुत अच्छी जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें कैल्शियम है, विटामिन डी और फ्लोराइड है। कि जितना ज़्यादा वो इन तीनों न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेंगी उतने ज़्यादा जिनके दांत ब्लैकिश हो रहे हैं, टायरिंग हो रही है, वो ख़त्म होती जाएगी। और जितने ज़्यादा वो चिकनाई वाली चीज़ें जैसे कि जो चिपक जाती हैं आपके दांतों को जाकर, जिस तरह स्टिकी जो फूड्स हैं, वो जितना कंज्यूम करेंगे और उसका ब्रशिंग प्रॉपर्ली अगर नहीं करेंगी तो ये मसला उनका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और कोई भी मैसेज जो आप देखने वालों को विटामिन से रिलेटेड दे सकें कि विटामिन को विटामिन को इस तरह से पूरा किया जा सकता है कि अपने डाइट में नेचुरल फूड्स को एंटर करें। और अगर नेचुरल फूड्स को एंटर नहीं कर सकते अवेलेबिलिटी के इशू से, तो किसी और सोर्स
सोर्सेज को लेने की ज़रूर कोशिश करें, लेकिन अपने डाइटिशियन के रिकमेंडेशंस के धूप अकॉर्डिंग। कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? धूप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन धूप का टाइम उससे ज़्यादा अहम है। टाइम में आ जाता है कि सुबह 7 से 8 बजे की धूप और शाम में 4 से 5 बजे की जो धूप है वो बहुत अच्छी है विटामिन डी के लिए। लेकिन अगर आप बाकी टाइम में धूप ले रहे हैं तो वो आपको अल्ट्रा वायलेट रेज दे रही है, यानी कि स्किन को ख़राब करेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। थैंक यू सो मच ज़ोहर सुहेल आपका, और डॉक्टर बिल्किस आपा आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए, और हमारे आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।